हूं ज़ायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। पीएम मोदी ने सोमवार को शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ऐलान करते हुए पीएम श्री योजना का ऐलान किया और इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके पीएम मोदी ने दी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा। ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, स्मार्ट कक्षाएं, खेल समेत आधुनिक बुनियादी सुविधाओं को केंद्र में रखकर ये योजना बनाई गई है। पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है। मुझे यकीन है कि पीएम श्री योजना से भारत को लाखों छात्र यहाँ के लाभान्वित होंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जून 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक पीएम श्री स्कूलों के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड किया जाएगा। इनका संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन पर होगा। इसे केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत सरकारी स्कूलों के ढांचे की जरूरत के मुताबिक सुंदर, मजबूत, आकर्षक इसे बनाया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों पर आने वाले खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। हालांकि राज्य सरकार को इस योजना पर अमल कराने और निगरानी की जिम्मेदारी होगी। योजना के तहत हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी ताकि सामान्य लोगों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का मौका मिल सके और उन्हें पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले के एक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा। पीएम श्री स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में अत्याधुनिक लैब स्थापित किए जाएंगे ताकि छात्र किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सीख सके, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों में खेल पर फोकस किया जाएगा ताकि उनके शारीरिक विकास को बेहतर रूप से किया जा सके। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सौर पैनल और एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त जल संरक्षण और संचयन, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित परंपराओं, प्रथाओं का अध्ययन जैसे पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं को शामिल किया जाएगा। पीएम श्री योजना की घोषणा के साथ इस पर अब सियासत भी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस योजना को गुजरात और हिमाचल चुनावों से जोड़ दिया है। खत में केजरीवाल ने लिखा कि केजरीवाल की देखा देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों को देखते हुए यह ऐलान किया है। खत में केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों की तुलना कबाड़ खाने तक से कर दी। देश में 10 लाख स्कूल हैं, जबकि सरकार केवल 14,500 स्कूलों के अपग्रेड की बात कर रही है और इस दर से देश के स्कूलों को सुधारने में 100 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। तो क्या अगले 100 साल भी हम दूसरे देशों से पीछे रह जाएंगे? केजरीवाल के आरोपों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी तीखा पलटवार किया। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों का असेसमेंट राष्ट्रीय औसत से कम है। केजरीवाल जब से सत्ता में आए हैं तब से सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट की संख्या भी घटी है। केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केजरीवाल ने चुनाव में 500 स्कूल खोलने का ऐलान किया था, लेकिन आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि सिर्फ 63 स्कूल ही खोले गए। उन्होंने दिल्ली के सीएम का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग बयान देते हैं। बयान बहादुर जी की चिट्ठी हमने देखी है। बयान बहादुर स्कूल की कबाड़ खाने से तुलना कर रहे हैं और ये सुनकर दुख होता है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। इसके अलावा रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके प्रवक्ता हैं, और साथ ही ऋचा सूद जो कि शिक्षा शास्त्री हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले रमाकांत जी आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो ये योजना शुरू की है, पीएम श्री योजना, बच्चों के एक बेहतर विकास के लिए, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, आधुनिकता से लैस ये शिक्षा उन्हें मिल सके जो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं,
उनको ये आराम से दी जा सके। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनका पूरी तरीके से उन्हें घेरा यहाँ पर। तो क्या कहेंगे आप, एक बेहतर पहल पर भी लोग सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी सियासत न करें, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। जो कि फिर इसमें कहने का मतलब फिर तो देश की राजनीति में वो फिर अपने आप को प्रतिस्थापित कैसे करें? अब यहाँ पर चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव, हम देखते हैं कि एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो इसलिए किसी भी ऐसे योजनाओं को न लागू करा जाए, ऐसी नीति को न लागू किया जाए, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये कॉपी करने की बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से इंडिया नंबर 1 का कैंपेन अभी उन्होंने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप देखेंगे तो 530 का जिस तरह से उन्होंने वादा किया था, एक भी इसको नया नहीं खुला। इस तरह से आरटीआई के हिसाब से हमने देखा 64 स्कूल ही उन्होंने खोला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जहां उनको मैं कह सकता हूँ क्योंकि केवल ये वादा खिलाफी करते हैं। अब देखिए केंद्रीय सरकार द्वारा जिस तरह से चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिस तरह से संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है, निश्चित तौर पर हमें देखना होगा जो कि आगे आने वाले वर्षों हम देखेंगे देश को एक बेहतर स्थिति में हम देखेंगे। वैश्विक स्तर पर हम अपने आप को कैसे बनाए, कैसे विद्यार्थी प्रतियोगिता बनाए, कैसे हमारे शिक्षण संस्थान बने, इसके लिए हमने 2022 का बजट उसमें भी हमने जो है 11.5 हम ने इसमें वृद्धि किया था। 1,17,800 करोड़ रुपए का हम लोगों ने शिक्षा का बजट किया हुआ था, जो पिछले साल का 93,023 के लगभग था। इससे 11.86% इसमें ज्यादा हम लोगों ने बजट का एलोकेट किया। अब देखिए यहाँ पर चाहे चाहे आप हमने देखा है जो कि स्कूलों में जैसे लैब नहीं होता। रमाकांत जी, यहाँ पर शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत है, आपका ऑडियो ठीक तरीके से हमें नहीं आ पा रहा है, उसे हम ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान ऋचा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से इस योजना का ऐलान किया गया है, आपको क्या लगता है, जैसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है उसके तहत भी ये लोग उन बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं जो इसके हकदार हैं, क्या अब इस चीज को लेकर कुछ बेहतरी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है? इस पर काबू पाया जाएगा? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से फीस ये लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, एक आम आदमी की पहुंच से प्राइवेट स्कूल दूर होते जा रहे हैं। तो अब ये जो नई योजना सामने आई है, ये कितनी लाभदायक साबित हो सकती है ऐसे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को ये दिखाता है, जताता है। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है। और 10 लाख स्कूल जैसे कि हमारे देश में है, लेकिन अभी सिर्फ 14,500 से एक पहल की जा रही है। मेरा मुद्दा सिर्फ ये रहेगा कि ये हो जाए, क्योंकि कागजी कार्रवाइयाँ बहुत होती हैं और शुरुआत होती है, लेकिन उसका अंत कहीं नहीं होता। शुरुआत होके हमें परिणाम तक पहुंचना होगा। यदि हम परिणाम तक पहुंच जाते हैं तो जो आपका दूसरा सवाल है कि जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं उनमें आपकी ईडब्ल्यूएस में भी भरपूरी शिक्षा नहीं मिल पाती। उसकी वजह ये है कि वहां पर भी सरकार का एक भ्रष्टाचार चलता रहता है कि जो ईडब्ल्यूएस का कोटा जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ऑफिस से जो एक मिनिमम फीस सरकार ने देने का वादा किया है प्राइवेट स्कूलों को, वो भी पूरा नहीं मिल पाता। तो इसके पीछे भी कारण है। सबसे बड़ी बात यह है कि योजनाएं शुरू की जाती हैं लेकिन उन्हें परिणामों तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर योजनाएं परिणामों तक पहुंच जाएं तो शायद आप और हम यहाँ बैठकर बहस ही नहीं कर रहे होंगे। जी। तो अगर हमारे परिणाम हमारे सामने हो, और जैसा कि आप अभी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इसकी निंदा कर रहे हैं, बयान बहादुर जी इसकी निंदा कर रहे हैं, तो मैं तो इस चीज को बहुत पॉजिटिव समझूंगी, क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, पानी साबुन बिना निर्मल करे। सब कुछ हम लोग तभी सुधर सकते हैं जब हमारा जो है निंदक भी हमारे सामने होगा, हमारा एक क्रिटिसाइज होगा, गलत को गलत कहने की हिम्मत और सही को सही कहने की हिम्मत भी हम सब में होनी चाहिए।
जी बिल्कुल, योजना जाहिर तौर पर परिणाम ऋचा तक जी ये पहुंचे। हिम्मत सब में होनी चाहिए, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत। और रमेश श्रीवास्तव जो कि आपके प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रमेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब जब प्रधानमंत्री ने ये योजना लाई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कहते रहे हैं अगर देश में आगे बढ़ना है तो हमारे बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अब इस दिशा में एक बेहतर कदम उठाया गया है, तो इस पर भी वो सियासत कर रहे हैं और चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। आजादी के 70 साल बाद 130 करोड़ की जनसंख्या में जहां की 23 करोड़ बच्चे शिक्षा के लिए उपलब्ध हैं, इस देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया कि छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। लेकिन भैया मुफ्त शिक्षा दोगे कहाँ? विद्यालय तो होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आज देश के 17 के आसपास राज्यों में अपनी सरकार चला रही, उन्हें अभी तक शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का कोई आइडिया नहीं आया। आप तुलना कर लें कि दिल्ली सरकार अपने बजट का कितना परसेंट एजुकेशन के लिए रखती है और बाकी देश की कोई भी राज्य सरकार कितने प्रतिशत अपने बजट का एजुकेशन के लिए रखती है। आपको सरकारों की प्राथमिकता वही पता चल जाएगी। दूसरी बात, हमारे द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की वजह से ही पूरे देश में स्कूलों की खराब हालत की तरफ लोगों का ध्यान गया, वरना इसके पहले तो शिक्षा राजनीतिक विचार विमर्श के केंद्र में थी नहीं। हमारे द्वारा इस पर जोर देने के बाद अब लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम स्कूलों के लिए ये कर रहे हैं, हम स्कूलों के लिए ये कर रहे हैं। हमारा कहना कि जब कानून की नजर में सभी लोग एक समान होते हैं तो सारे स्कूलों की बेहतरी के लिए आयोजन क्यों नहीं? सिर्फ 14,000 क्यों? सिर्फ छटे हुए क्यों? और इस तरह से तो वास्तव में अगले 50 साल तक टारगेट पूरा नहीं होगा हमारा। जी, तो जो बजट इसमें तय किया गया है 27,360 करोड़ का, आपको लगता है ये बजट कम है? मैडम, 10 लाख करोड़ का कर्जा जो उद्योगपतियों का माफ, 68,000 करोड़ रुपए इनके मित्र लेके भाग गए, तब नहीं दर्ज हुआ। अब एजुकेशन पे मान लीजिए इंप्रूवमेंट का बजट भी डालना चाहते हैं तो जरा सा ऊंट के मुंह में जीरा। अब भारत की जनसंख्या देखिए, बच्चों के पढ़ने की इच्छा देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। हम में से सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और उसका कैरियर बने, लेकिन स्कूल है नहीं ना। कि अब जरा दुर्दशा तो देखिए। जी, तो उन्हें स्कूलों को बेहतर करने के लिए ही तो ये योजना लाई गई है ना। रमाकांत जी कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, उनकी बात सुन लेते हैं। कहिए रमाकांत जी। हाँ देखिए जयरा जी, हमने 6% जीडीपी का हमने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर में हमने एलोकेट किया हुआ है। अब देखिए दिल्ली सरकार की वाहवाही ले रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार अपने बजट में एजुकेशन हो चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो उस पे बजट तो एलोकेट कर देती है, लेकिन उस एलोकेशन को कहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट करती है ये इनको शायद मुझे लग रहा है श्रीवास्तव जी को नहीं पता। शायद ये अध्ययन करके आए तो बेहतर होगा। ये लोग एलोकेट करते हैं एजुकेशन के लिए, खर्च करते हैं कहीं और विज्ञापनों पे, ये एलोकेट करते हैं हेल्थ के लिए, खर्च करते हैं कहीं और। ये बरगलाने की जो प्रक्रिया है ये खास करके दिल्ली सरकार मैं देख रहा हूँ। अरे आप कम से कम दिल्ली के स्कूलों को आप कह रहे हैं जो कि 18 राज्यों में हमारा शासन है, मैं कह रहा हूँ आप केवल एक दिल्ली को लेकर के अगर आप चल रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली को कम से कम बेहतर तो करिए। चाहे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा लेते हुए विद्यार्थी हो चाहे सरकारी स्कूलों में हो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप किया है? आपने झूठे जिस तरह से। लेकिन रमाकांत जी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति तो बेहतर हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है पहले के मुकाबले। मैं बताता हूँ जयरा जी, मैं बताता हूँ क्या इन्होंने स्थिति बेहतर की है। बल्कि एक भी नया स्कूल तो कहने का मतलब है ही नहीं जो इन्होंने वादे किए थे, पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि जिस तरह से वहां पर अभी भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर से पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उसको रेगुलराइज नहीं किया हुआ है। मैं कहता हूं आप पढ़ाएंगे तब ना जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई बिल्डिंग ही नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है प्रिंसिपल भी होना चाहिए, वहां पर शिक्षक भी होनी चाहिए, वहां पर वाइस प्रिंसिपल भी होनी चाहिए,
ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पीएम श्री योजना को लेकर, जो सियासत अब लगातार यहां पर हो रही है, और ये योजना लागू कब तक होगी, कैसे होगी और कितना फायदा इससे बच्चों को पहुंचेगा, ये देखना होगा। इसी पर चर्चा हमारी जारी है। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ। ऋचा जी, आपके पास अब मैं आऊंगी क्योंकि यहाँ पर 14,500 स्कूलों को पहले चरण में बेहतरी करने की बात कही जा रही है इस योजना के तहत, और केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा समान है, इतने कम स्कूलों को करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या इसकी संख्या बढ़ाकर भी कदम आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर धीरे धीरे करके ही हम आगे बढ़ेंगे तभी कुछ हो सकता है? देखिए, अगर दिल्ली सरकार के स्कूलों की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी सभी स्कूलों में उतनी उन्नति नहीं हुई है या उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो कदम को धीरे धीरे ही बढ़ाएं। लेकिन अगर 14,500 स्कूल को आप पीएम श्री योजना में ला रहे हैं तो वो 14,500 स्कूल प्रूव करें और उसमें समय, जो समय की सीमा है वो निर्धारित की जाए कि ये 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी समय सीमा है वो निर्धारित की जाए कि इस समय में ये 100% जो योजना थी वो उन पे कारगर सिद्ध हुई और लागू हो गई। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार की सीमाएं कहाँ तक फैली हुई हैं और जड़ें कैसे फैली हुई है। सबसे पहले होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिसोर्स सेंटर होता है CRC, उसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट का SRC, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का DRC, उसके बाद होता है ब्लॉक लेवल पे BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो इनसे होता क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक बच्चे के लिए या स्टेट गवर्नमेंट एक बच्चे के लिए 1,000 रुपए भेजती है तो उस बच्चे तक सिर्फ 8 रुपए या 9 रुपए ही पहुंच पाते हैं। बाकी बीच में वो पैसा कहाँ और कैसे बढ़ जाता है या चला जाता है, जब तक ये सीमाएं भ्रष्टाचार की, ये उदाहरण मैंने यहाँ पर इसलिए लिया कि अगर 14,500 स्कूल को उदाहरण के तौर पे लिया जा रहा है तो सबसे पहले इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और 14,500 स्कूल एक रोल मॉडल का काम करे, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। पता चला कि अभी 27 करोड़ का बजट है या इतने 1,000 करोड़, वो भी डूब गया और 14,500 की जगह आपने 1 लाख स्कूल ले लिए और उसके लिए भी बजट सैंक्शन हो गया और वही 1,000 रुपए का से पहुंचा। तो ऐसी योजनाओं का कोई जाहिर तौर पर धीरे धीरे चलिए, भले ही कम स्कूलों को आप मॉडर्न करिए लेकिन बेहतर तरीके से करिए और वो एक एग्जाम्पल सेट करें दुनिया के सामने कि इस तरीके से स्कूल बेहतर होने चाहिए। रमाकांत जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन रमेश जी से मुझे ये सवाल अभी जानना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 14,500 स्कूल एक समुद्र में एक बूंद समान है, लेकिन जब केजरीवाल जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 500 स्कूलों को मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको हाईटेक किया जाएगा, लेकिन अब तक सिर्फ 63 स्कूल ही इस लिस्ट में शामिल हो पाए हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये नहीं, 500 स्कूल नए बनाने की बात, 63 बन गए, उसमें टांग अड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, RTI में ये खुलासा हुआ है रमेश जी कि सिर्फ 63 स्कूल बनवाए गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन की बात। और जो पुराने विद्यालय है उनमें तो 11,000 कमरे बन गए नए, बिल्कुल अत्याधुनिक कमरे बन गए, उनमें बेंच लग गई, पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध हो गई। मेरा कहना ये है कि 14,000 विद्यालय बनाएंगे और 28,000 करोड़ का मान लीजिए बजट है। अभी सेंट्रल विस्टा का आज उद्घाटन है मैडम, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और इंडिया गेट के आसपास जो सुंदरीकरण किया गया, 20,000 करोड़ का बजट था। इस पर ध्यान देने की बजाय क्या हम और स्कूल नहीं बढ़ा सकते थे? 14,000 स्कूल तो आप मॉडर्नाइज करने की बात अभी कर रहे हैं, कौन से होंगे ये भी चिन्हित नहीं हुए। और बाकी स्कूलों में, जैसी उत्तर प्रदेश में खबरें आई थी कि नमक और चावल दिया जा रहा है बच्चों को मिड डे मील में खाने के लिए, वहां भी बजट की कमी पड़ रही है, जैसा अभी मैडम इशारा कर रही थी, भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हो रहा है। तो भ्रष्टाचार पर भी तो अंकुश लगाने का कोई माध्यम बनना चाहिए। बच्चे नमक रोटी खाते रहे और आप 14,000 स्कूलों का ख्वाब दिखाते रहे, कब पूरा होगा कोई ठिकाना नहीं, कितना बजट किस स्कूल में लगेगा कोई डिजाइन नहीं। तो ये हवाई जो वादे है ना, इसी को हम कहते हैं, बातों को धरातल पर उतार करके लाइए। गुजरात में, चलिए ठीक है, रमाकांत जी कहिए अपनी बात, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में तो वो स्थिति नहीं है, इन्होंने दिल्ली में बेहतर करे हैं कुछ स्कूल, लेकिन अगर हम मुकाबला करें दूसरे राज्यों से तो सरकारी स्कूल इतने बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए ऋचा जी, सबसे पहले मैं ऋचा जी के बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर में अपनी शंकाएं व्यक्त की, जी बिल्कुल सही बात है, उनकी शंका बिल्कुल वाजिब हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से डिजिटल थ्रू के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, डिजिटल माध्यम से हम
चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आप देखेंगे पीएम आवास के अंदर में जिस तरह से पैसे का वो सारे डिजिटल माध्यम से जाता है। तो जो हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही पहुंचता है। इसलिए संख्या का जो समाधान है, बिल्कुल मुझे लग रहा है संख्या ये निराधार हो सकता है। ऋचा जी इस चीज को बिल्कुल सहमत होंगी इसकी। जहाँ तक रमेश जी की बात है, मैं यहाँ पर इनको एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या रमेश जी ये स्वीकार करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूल में यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल नहीं है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने से होगा? उसमें भी हम लोगों ने देखा है जो कि CWC की रिपोर्ट जब आती है और उसमें कहा जाता है कि नहीं कमरे बनवाने में भी धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ, तो इसका जवाब कौन देगा? क्या केजरीवाल जी देंगे या सिसोदिया जी देंगे? भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है? आबकारी नीति में आप 2% से 12% के ऊपर में कमीशन आप देने लगते हैं। आप कम से कम उस रेगुलर को टीचर को तो रेगुलराइज करिए कम से कम। जहां पर आप शराब वाले को आप 2% से 12% कमीशन देने के लिए तैयार मिलते हैं, लेकिन एक आप स्कूल के टीचर को आप रेगुलराइज नहीं करते हैं। एक जगह आप प्रिंसिपल की भर्ती नहीं करते, वाइस प्रिंसिपल की भर्ती नहीं करते, नए स्कूलों की में टीचर की भर्ती नहीं होती है। इसका मंथन कौन करेगा? यही तो चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। रमेश जी क्या कहेंगे कि टीचरों की भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है? और साथ ही साथ नेशनल असेसमेंट सर्वे में भी ये देखा गया है कि बच्चों के एनरोलमेंट्स में भी कमी आई है। देखिए, बच्चों के एनरोलमेंट में कमी नहीं आई है, उसकी वजह मैं आपको 2-3 चैनलों पे भी बता चुका हूँ। तो सर्वे में ऐसा क्यों आया फिर? मैं बता रहा हूँ, कोरोना के टाइम पे कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मुड़े। तो जब वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मुड़े तो रेगुलर एनरोलमेंट पे थोड़ा सा रिडक्शन हुआ होगा। तो ये वजह है, ये वजह नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या वो बच्चे एनरोलमेंट नहीं लेना चाहते। अरे यहाँ तो हालत ये है कि लोग प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में माइग्रेट कर रहे हैं। और ये हमें ना बताएं 70 वर्षों में गुजरात में 27 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, अब इन्हें याद आ रहा है और 4 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन गृह मंत्री जी करने गए थे। अभी वहां भी 24 नहीं बन पाए, 24 का वादा, 4 उद्घाटन करने गए थे, वो भी तब जब इन्होंने जान लिया कि गुजरात का ये चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है। मतलब ये तो हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान इसी में बहस में निकालते रहते। कम से कम 70 वर्षों में हमारे अभियान की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी की नीति भाई अब जनता के लिए सकारात्मक काम करके दिखाना पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं इस बजट को और बढ़ाइए। चलिए ठीक है, सकारात्मक काम की तरफ उन्होंने कदम तो बढ़ाया है, लेकिन इस पर भी आप लोग सियासत कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा आगे ये जो योजना की शुरुआत की गई है कितनी कारगर साबित होती है। ऋचा जी, जैसे कि आप पहले कह रही थी कि योजनाएं तो ला दी जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जब किया जाता है तो काफी दिक्कतें पेश आती हैं और जो चीज हम सोच रहे होते हैं कि ये निकल कर सामने आएगी वो नहीं आ पाती है। ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए इस योजना को आगे बढ़ाने की, ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें? देखिए, रणनीति में सबसे पहले तो समय सीमा तय करनी होगी। समय सीमा के तय करने के बाद वो जो भी आप उस पर लागू कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे आपका कार्य होना है वो हुआ है नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सादगी से, ईमानदारी से सबके सामने रखी जाए। RTI से भी हम जो जानकारी लेते हैं वो भी काफी साबित हो जाती है, 100% हमें वो नहीं मिल पाती है और मिल भी जाती है तो उसके बावजूद भी उसे कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो आगे सरकारी योजनाएं होती हैं, एक आमजन उस पर जाकर के बात नहीं कर सकता। दूसरी बात जो मैंने CRC और BRC की करी थी, उसमें मैं स्कॉलरशिप आपके हो सकता है डिजिटल माध्यम से बच्चों तक पहुंच रहे हो, 1 रुपया 2 रुपया जो भी सैंक्शन होता होगा वो डिजिटल माध्यम से पहुंच रहा होगा। मैंने बात करी थी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स की, स्टेट रिसोर्स सेंटर की, जो वहां से बच्चे के लिए एक प्रैक्टिकल की साइंस रिसोर्सेज इशू की जाती है या पैसा इशू किया जाता है। क्या वो रिसोर्सेज उस स्कूल तक पहुंच रही हैं? मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। मैं रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ, मैं खाली पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ पर 1000 रुपए का सामान सैंक्शन हुआ तो बच्चे तक 8 रुपए का सामान पहुँचता है। वहाँ से 1000 रुपए का राशन अगर सैंक्शन हुआ तो बच्चे के पास नमक और रोटी पहुँचती है। ये भ्रष्टाचार की जी बिल्कुल, इस तरह के मामले बहुत सामने आते हैं ऋचा जी, बिल्कुल सही बात यहाँ पर आपने उठाई है और इसी का जवाब हम ले लेते हैं रमाकांत जी से। रमाकांत जी, क्या लगता है आपको, क्या ये योजना उस तरीके से आगे पॉजिटिवली बढ़ पाएगी और लोग इसका लाभ ले पाएंगे जिससे जैसे कि उम्मीद की जा रही है इसको लेकर? और देखिए जयराज जी, मैं बिल्कुल आपको एक स्पष्ट कहना चाहता हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से, जो कि हमारी जो नीति रही है 2014 में जब हम सत्ता में आए थे उसी समय से हमारी रणनीति रही है, जो कि 0% का जो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के ऊपर में है।
उन्होंने बहुत अच्छी बात करी इन्होंने ऋचा जी ने, क्योंकि रिसोर्सेज की बात, 1000 रुपये अगर हम भेजते हैं तो सचमुच में 8 या 10 रुपये, ये शंका मैं निराधार नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये 55-60 सालों से जो एक रीति और नीति बनी आ रही थी, ये बिल्कुल उसमें शंका बनना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन शंका का समाधान भी करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर जो भी रिसोर्सेज चाहे किसी भी लेवल पर हो, वो रिसोर्सेज बिल्कुल उस लेवल तक, ग्राउंड लेवल पर उतना ही पहुंचेगा जितना कि वहां से रिसोर्सेज भेजा गया है। ये मैं आपको स्पष्टता और बिल्कुल चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब देखना यही होगा, क्या ये जो योजना है ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगी। जैसे कि हम सभी सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन क्या लोग इससे जुड़ पाएंगे। और जैसे कि हाईटेक बनाने की बात यहाँ पर करी जा रही है, क्या ये उतनी हाईटेक और आधुनिक हो पाएगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।